हैं। रामलला की नगरी अयोध्या में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी है। आज राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक होगा। लाखों श्रद्धालु रामनवमी मनाने अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। राम मंदिर में सुबह 9:30 बजे से श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 10:30 बजे तक रामलला का अभिषेक होगा। सुबह 10:40 से 11:45 तक रामलला का श्रृंगार होगा। दोपहर 12 बजे श्री रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर विशेष आरती और सूर्य तिलक भी होगा। सूर्य तिलक अनुष्ठान को दुनिया भर के श्रद्धालु लाइव देख सकेंगे। नगर निगम पूर्ण रूप से तैयार है। जितने भी यहाँ पर हमारे आगंतुक आएंगे, सभी की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रामनवमी के मौके पर आज 25 से 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। क्राउड मैनेजमेंट के जो इंटरवेंशंस है वो हम लोगों ने उस पे अमल कराने के लिए निर्देशित किया है सभी डिपार्टमेंट्स को। पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन भी होगा। दीपोत्सव में 2 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। आज अयोध्या आने वाले भक्तों पर सरयू जल का छिड़काव भी किया जाएगा। इसके लिए वाटर ड्रोन का परीक्षण भी किया गया। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट है। कई शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय किया गया है। रामनवमी के दिन निकलने वाले जुलूस की सुरक्षा के लिए कई जिलों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। पिछले 2 साल से पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हो रही हिंसा को देखते हुए ममता सरकार ने चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम किया है। 10 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। 29 टॉप अधिकारियों को जमीन पर तैनात किया गया है। पुलिस वालों की छुट्टियां पहले ही रद्द की जा चुकी हैं। संवेदनशील इलाकों में RAF को भी तैनात किया गया है। जिन इलाकों में गड़बड़ी की आशंका है वहां ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच बीजेपी ने दावा किया कि राज्य भर में 2000 से ज्यादा जुलूस निकाले जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि रामनवमी के जुलूस में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में अयोध्या जैसे राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। शिलान्यास समारोह से पहले भांग बेरा और सोना चूरा तक भव्य जुलूस निकाला जाएगा। मंदिर करीब 1.5 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस बीच कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोप लगाया है कि कुलपति ने उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस में रामनवमी मनाने की इजाजत नहीं दी। हर एक डिपार्टमेंट का डीन ऑफ स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रार और प्रोवीसी ने मिलकर साइन कॉपी दिया है कि परमिशन वो ग्रांट नहीं कर सकते। रामनवमी पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे कई राज्यों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए यूपी के सभी बड़े शहरों में पुलिस अलर्ट है। रामनवमी के दिन किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर समेत सूबे के 42 जिलों में हाई अलर्ट है। रामनवमी के मौके पर जुलूस की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरा और CCTV से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बिहार में भी रामनवमी पर अलर्ट है। पटना में पुलिस की टीम सड़क पर उतरी। नालंदा में पुलिस और SSB के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए संवेदनशील इलाकों में चौकसी बरती जा रही है। रामनवमी के जुलूस को देखते हुए भोपाल में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। पुराने भोपाल की पीर गेट इलाके में पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मार्च किया। पुलिस ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है। पूरी व्यवस्था को बेहतर ढंग से करने के लिए पुलिस पूरी तरीके से सतर्कता से काम कर रही है। रांची में भी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस मुस्तैद है। सूरत में रामनवमी से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यहां CCTV और ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर पुलिस नजर रख रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये विधेयक अब कानून बन गया है। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने नए वक्फ संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी किया। लोकसभा ने इसे 3 अप्रैल को और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पास किया था। सरकार का कहना है कि नए कानून से देश में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा और उसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। अभी तक वक्फ बोर्ड में न गरीब न पसमानदा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब हर वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन सेंटर में 2 महिलाएं, खवातीन उसकी मेंबर होंगी। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक। इसी बीच नए वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन का ऐलान किया है। बोर्ड ने कहा कि 11 अप्रैल से नए वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की शुरुआत होगी। ये प्रदर्शन 1 हफ्ते चलेगा। इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन करेगा। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सत्ता में आते ही वो इस कानून में बदलाव कर देंगे।
ऐसे बिल को खारिज करेंगे हमारी सरकार जब आएगी। तो नए वक्फ कानून का नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन इसे लेकर सियासी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बिहार में आरजेडी नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। बीजेपी आरजेडी पर तंज कस रही है। बिहार में चंद महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सूबे में नया वक्फ कानून सियासी मुद्दा बनता दिख रहा है। अल्पसंख्यक वोटों पर दावेदारी जता रही आरजेडी कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है। 47 सीटों पर मुस्लिमों की तादाद 50% है। वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% से ज्यादा है। इसीलिए विपक्षी महागठबंधन अब नए वक्फ कानून को मुद्दा बना रहा है, जिस पर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी, तेजस्वी सपना देखना छोड़ दें। लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है, और सदन के द्वारा जो पारित हुआ है वो जनता ने भरोसा किया है। नए वक्फ कानून को लेकर अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी ने जेडीयू की परेशानी को बढ़ा दिया है। जेडीयू ने अल्पसंख्यक नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, लेकिन इसमें भी कई दिग्गज नेता मौन रहे। वहीं नए वक्फ कानून पर सवाल पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिए। विपक्ष बिहार में नए वक्फ कानून को मुद्दा बना रहा है। जेडीयू ने संसद में इस कानून का समर्थन किया, लेकिन नीतीश मौन है। न संसद में चर्चा के दौरान कुछ बोले और न अब कुछ बोल रहे हैं। सवाल पर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन जेडीयू के लिए नीतीश की चुप्पी से समस्या सुलझती नहीं दिख रही। नए वक्फ कानून पर डैमेज कंट्रोल और एकजुटता दिखाने के लिए पटना में जेडीयू के दिग्गज अल्पसंख्यक नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गुलाम गौस, खालिद अनवर, अशफाक करीम, आफाक अहमद खान जैसे नेता चुप रहे। आदमी का बोलना जरूरी नहीं था, वहाँ प्रवक्ता तय हुआ था कि प्रवक्ता और अध्यक्ष बात करेंगे, बाकी लोग जो है ना सुनेंगे। नए वक्फ कानून के समर्थन से नाराज जेडीयू के कई अल्पसंख्यक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। चर्चा है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बलियावी ने अपने संगठन इदारा ए शरिया की 10 अप्रैल को बैठक बुलाई है, जिसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। आज पीएम ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्रीलंका ने पीएम मोदी को मित्र भूषण सम्मान दिया। दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी आज श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के साथ ऐतिहासिक शहर अनुराधापुर जाएंगे। अनुराधापुर में दोनों नेता महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। यहां भारत की सहायता से तैयार हुए 2 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी होगा। अनुराधापुर का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी श्रीलंका से तमिलनाडु के मंडपम के लिए रवाना हो जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन भी श्रीलंका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। श्रीलंका ने पीएम मोदी को मित्र भूषण सम्मान दिया। ये सम्मान किसी भी विदेशी मेहमान को देने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत और श्रीलंका के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देश एनर्जी सेक्टर में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। डिजिटल बदलाव के लिए भी सहयोग होगा। हेल्थ और दवाइयों के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे और सबसे जरूरी डिफेंस डील भी हो गई है। कोलंबो में पीएम मोदी ने 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्यों से मुलाकात की। इस मौके पर कुमार धर्मसेना, अरविंद डिसिल्वा, सनत जयसूर्या, चमिंडा वास, सुपुल चंदना और मारवन अटापट्टू समेत टीम के सदस्यों ने पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। पीएम मोदी आज देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पम्बन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पीएम तमिलनाडु को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले उद्घाटन की तैयारी पूरी हो चुकी है। पम्बन ब्रिज को खास तौर से सजाया गया है। इंजीनियरिंग की मिसाल ये ब्रिज रोशनी से जगमगा रहा है। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी दोपहर 12 बजे इस पुल का उद्घाटन करेंगे। ये पुल 700 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना है। पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इसमें 99 स्पैन है। पुल में 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। पुल का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन 17 मीटर की ऊंचाई तक उठता है, जिससे ट्रेन ट्रैफिक के साथ ही जहाजों की आवाजाही भी संभव होगी। मेन फीचर है वह इसका लिफ्टिंग स्पैन है ना। वर्टिकल लिफ्टिंग सिस्टम वाला ये एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ये जो है ना वो सबसे बड़ा पुल है और 72.5 मीटर का यह पुल है।
तो ये इसका फीचर है। इसके बाद पीएम मोदी रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। रामेश्वरम में पीएम 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेल और सड़क प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आज बीजेपी अपना 40वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश भर में स्थापना दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाने की तैयारी की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में होने वाले कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 45 साल पहले जिस पार्टी की नींव रखी गई, उसकी इमारत आज इतनी बुलंद है कि उसकी ऊंचाई तक पहुंचना कई पार्टियों के लिए ख्वाब जैसा है। यही तारीख थी जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक नए राजनीतिक दल का ऐलान हुआ। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1986 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद पार्टी की कमान संभाली लाल कृष्ण आडवाणी ने। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 1991 में संख्या बढ़कर 120 सीट हो गई। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने। 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बीजेपी का लगातार विस्तार हो रहा है और 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी में नए युग की शुरुआत हुई। 2019 में बीजेपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 303 सीटें जीती और फिर 2024 में 240 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं से देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान के आदर्शों को पूरा करने में सहायक होगी। एक मृतक मुस्लिम महिला के पति और भाई बहन के बीच संपत्ति विवाद से जुड़े सिविल अपील पर फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एच संजीव कुमार की एकल पीठ ने समान नागरिक संहिता की सिफारिश की। जस्टिस कुमार ने कहा कि देश को पर्सनल लॉ और धर्म के संबंध में एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता संविधान के आर्टिकल 44 के आदर्शों को पूरा करेगी। समान नागरिक संहिता से न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को पूरा किया जा सकेगा। समान नागरिक संहिता से संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्राप्त होगा। जस्टिस कुमार ने कहा कि देश में महिलाओं को संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन पर्सनल लॉ के कारण उसके साथ असमान व्यवहार होता है। इसे देखते हुए गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने समान नागरिक संहिता लागू किया है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वो फैसले की एक कॉपी केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के प्रधान विधि सचिवों को भेजें, ताकि ऐसी संहिता लागू करने की दिशा में कोशिश शुरू की जा सके। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। योजना के तहत दिल्ली वालों को 10 लाख का निःशुल्क इलाज मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए दिल्ली में 10 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र और दिल्ली सरकार में एमओयू साइन होते ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। योजना के तहत दिल्ली में केंद्र सरकार 60% और दिल्ली सरकार 40% खर्च करेगी। योजना के तहत दिल्ली में 5 लाख तक के इलाज में केंद्र सरकार 3 लाख रुपए देगी, दिल्ली सरकार 2 लाख रुपए देगी। दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए का टॉप अप भी देगी, यानी दिल्ली में हर गरीब परिवार को 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिलेगा। ये इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, ये एश्योरेंस स्कीम है। योजना के लिए दिल्ली में 10 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पहले चरण में 2,60,000 परिवारों को जोड़ा जाएगा। ये परिवार अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी से आते हैं। समझौते के तहत केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 2400 करोड़ रुपए देगी। दिल्ली को हम स्वास्थ्य लाभ अब दे पाएंगे, जिससे दिल्ली अभी तक वंचित थी। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई देती हूँ कि अब से ये योजना उनके निमित्त यहाँ उन्हें मिल पाएगी, इसका लाभ मिल पाएगा। वहीं परिवार में संपत्ति विवाद के बाद चिराग पासवान शहर बन्नी पहुंचे। चिराग ने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की और आरोप लगाया कि चाचा पशुपति पारस धन के लालच में अब परिवार को बांट रहे हैं। मां बेटे का ये मिलन परिवार में संपत्ति विवाद के बाद चर्चा में है। अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मिलने चिराग पासवान शहर बन्नी पहुंचे थे। लाड प्यार के बाद चिराग ने राजकुमारी देवी से झगड़े पर जानकारी दी। बाद में चिराग ने कहा कि चाचा पशुपति पारस ने पहले सियासी महत्वाकांक्षा में पार्टी तोड़ी और धन के लालच में अब परिवार तोड़ रहे हैं। पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी मां को घर से बाहर किया, अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी मां को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया।
आरोप लगा था कि संपत्ति के झगड़े में राजकुमारी देवी ने बेडरूम और बाथरूम में ताला लगा दिया था। चिराग झगड़े के लिए पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान के परिवार को जिम्मेदार ठहरा रहे। वहीं दूसरा पक्ष चिराग पर सियासी फायदे के लिए परिवार को बांटने का आरोप लगा रहा है। इतना गंदा राजनीति है ये। 2020 में किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया या किस तरीके से नाटक किया गया, 5 साल बाद फिर से हम वही देख रहे हैं। क्या पता 2030 में ऐसा कुछ और हमें और देखने को मिल जाए। उत्तर प्रदेश में 2 शहरों में लपटों से तांडव ने लोगों को डरा दिया। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर सड़क पर दौड़ती मर्सिडीज आग में जलकर खाक हो गई, तो संभल में थाने के गोदाम में लगी आग में कई गाड़ियां जल गई। लपटों में घिरी ये एक मर्सिडीज है जो हाईवे पर धू धू कर जल गई। घटना हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुई, जब दिल्ली के रहने वाले 2 लोग मुरादाबाद जा रहे थे, लेकिन सबली कट के पास पहुंचते ही कार में धुआं उठा और आग लग गई। कार में सवार दोनों लोग वक्त रहते कूदकर कार से बाहर निकले और अपनी जान बचाई, लेकिन देखते ही देखते लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। लपटों का कहर यूपी के संभल में भी दिखा, जब हयातनगर थाने में अचानक आग लग गई। आग थाने में खड़ी गाड़ियों में लगी। कोई कुछ सोच समझ पाता, तब तक आग और विकराल हो गई। ऊंची ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियां पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक 10 से 12 गाड़ियां खाक हो गईं। आग हाई टेंशन बिजली के तार टूटकर गिरने की वजह से लगी। विद्युत वायर के टूटने से परिसर में खड़े कुछ वाहनों में आग लग गई। आग से हुई क्षति का आकलन